Good morning, student. Today we discuss about the last issue of lesson number 4 is to be the genomics. So, what is the genomics? So, before that, first we have to know that what is the genome. So, we have to just know that there may be a human or any living organism which can be have the body structure only which formed on the basis of the organism which can be having the genetic material. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका शरीर सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर में जो जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए जिसे बोलते हैं या क्रोमोसोम्स उसी की बेस पर उसकी बॉडी बनती है. तो अकॉर्डिंग टू दैट on the basis of such genetic material we have to just and evolved a new field or the new area in a biology is known as to be the genetics. यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है कि बायोलॉजी में एक ब्रांच होती है जिसे बॉटनी कहते हैं कि सिर्फ प्लांट की पढ़ाई की जाती है, जूलॉजी कहते हैं जिसमें सिर्फ एनिमल्स की पढ़ाई की जाती है. वैसे ही बायोलॉजी में ऐसी एक फील्ड भी है जिसे जीनोमिक्स कहा जाता है. सो देयर में बी जस्ट अंडर द जीनोमिक्स फर्स्ट व्हाट इज नोन एज टू बी द जीनोम. कि सबसे पहले हमें जीनोम क्या है ये समझना है. सो देयर में बी द एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन अ ह्यूमन. हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसे दूसरे वर्ड में द टोटल नंबर ऑफ द जीन्स as well as such genes which can be have a total number of the nitrogenous bases in a person, in a total DNAs, in a total chromosomes is known as to be the genome. यानी किसी एक ह्यूमन में या किसी एक ऑर्गेनिज्म में लिविंग बीइंग में जितनी क्रोमोसोम्स है उन क्रोमोसोम्स पर जितनी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जितनी नंबर ऑफ जीन्स है हर एक जीन में जितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस है इन सब का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन निकलेगा, जो एक सबका मिलके एक ग्रॉस नंबरिंग निकलेगा उसे हम जीनोम कहेंगे. जीनोम का इजीएस्ट डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं. सो व्हाट इज द जीनोम? जीनोम इज दैट देयर मे बी अ टोटल नंबर ऑफ द जीन्स और द एंटायर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विच आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन is known as to be the genome. Okay. So according to genome there may be just have an depend the definition of an genomics. कि जीनोम के ऊपर ही जीनोमिक्स की डेफिनेशन की जा सकती है, जीनोमिक्स करके समझा जा सकता है. So genomics is that there may be it is an one of the study. It is an one of the study in which the study of the genome but related to or the through analysis, mapping, sequencing of genes as well as the related functions of each and every genes in a living organism is known as to be the genomics. Genomics क्या है? Genomics एक तरह का स्टडी है. किसका स्टडी है? जीनोम का स्टडी. लेकिन जीनोम की स्टडी करते समय हमें जीनोम की किस तरह की स्टडी करनी है तो उसकी एनालिसिस पढ़ना है. एनालिसिस का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी जितने भी जीन्स होते हैं क्या वो जीन्स किसी एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करके उनके ऊपर कुछ प्रक्रिया की जा सकती है. ओके. दूसरा उसका सिक्वेंसिंग की जीन्स क्या क्या सचमुच सिक्वेंसिंग होती है. हाँ होती है. हमने अभी अभी लैक ओपेरॉन में देखा है कि पहले इनिशिएटर जीन होते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन ही होते हैं, फिर प्रमोटर होते हैं, फिर ऑपरेटर होते हैं, फिर जो भी एक तो एंजाइम प्रोटीन बनाने वाले ZY इस तरीके से लैक ओपेरॉन पड़े हैं. तो इस तरीके से ओपेरॉन में जीन्स की सिक्वेंसिंग होती है, लैक ओपेरॉन में जीन्स की सिक्वेंसिंग होती है. तो उसकी सिक्वेंसिंग पढ़ना है. मैपिंग मतलब हर किसी एक चीज के लिए एक डिनोटेड क्वांटिटी ऑफ जीन्स वर्क फॉलो कर रही तो उसे मैपिंग कहा गया है. या कितने जीन्स किस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते उसे मैपिंग कहा गया है. और जितने भी जीन्स यहाँ काउंटेड हो जाएंगे हर किसी जीन्स का फंक्शन स्टडी करना मतलब जीनोमिक्स कहा जाता है. So we have to study as the definition of the genome as well as the genomics. Okay. Under the genomic, first, what is aim of genomics? अब जीनोमिक्स की जीनोम की पढ़ाई करना यानी जीनोमिक्स जानने की कोशिश करना. तो जीनोमिक किसके लिए इवॉल्व हुआ है, जीनोमिक क्यों जानना चाहिए? So there may be aim, उद्देश्य क्या है? So consideration is that there may be just an
study of the genes which are present in a living organism, as well as maybe the study of the genes which are present in human also. Or there may be, if we have to know the genes which are present in human and other organisms, other living organisms, so there may be is a comparative study in between the human as well as in another type of the living organism. So that is the aim of genomics. Second, types of genomics. There are two types of genomics. As first कहा जाता है जिसे स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, या सेकेंड इज द फंक्शनल जीनोमिक्स. तो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में हमने कहा है कि जीनोम की स्टडी करना, बट थ्रू किसे, एनालिसिस, मैपिंग, सीक्वेंसिंग. सो देयर में भी स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स का मतलब है देयर में भी स्टडी ऑफ द sequence as well as the analysis as well as the mapping of a genome is known as structural genomics. दूसरी functional genomics, there may be study of the functions of each and every genes as well as the genome is known as to be the functional genomics. फिर दिया है application of the genomics. Yes, genomics का application कहाँ कहाँ किया जाता है. तो मे भी हम यहाँ पर जो भी पार्ट पढ़ने वाले हैं जीनोमिक्स से रिलेटेड टू, और आगे पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसे HGP कहेंगे. तो ये जो दोनों टॉपिक्स है ये पूरी तरीके से थेरोटिकल बेस्ड टॉपिक है, और मे भी बोर्ड पैटर्न के अनुसार ये लर्निंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है, इश्यूज है लेसन के. तो जिसमें आपको जो आपकी बोर्ड की बुक दी है, सिलेबस की बुक जो दी है, उस बुक को ही रेफर करना है, कोई दूसरे नए वर्ड ऐड नहीं किए जाएंगे. सो मे भी आप बुक को आगे रख सकते हो, या बुक में जिस तरीके से इसकी एप्लीकेशंस दी है बस वही एप्लीकेशंस यहाँ पर हमें फॉलो करनी है. तो जिसमें पहली एप्लीकेशन उसने कहा है कि मे बी सच जीनोमिक्स विच आर अप्लाई इन एग्रीकल्चर फील्ड एज टू इम्प्रूव द क्रॉप प्लांट्स. क्रॉप प्लांट्स को इम्प्रूव करना है, यानी प्लांट्स के जो ओल्डर जीन्स होते हैं वो बार बार इस्तेमाल चुके हैं, या वो क्रॉप बार बार इस्तेमाल एग्रीकल्चर फील्ड में बार बार इस्तेमाल होने की वजह से उनकी जीन्स थक चुकी है, उनके जीन्स बैड रिजल्ट दे रहे हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनमें अच्छी जीन्स है जो अच्छे प्रोडक्शन के लिए यूज हो सकती है. तो इस तरीके से उनकी जीन्स की स्टडी करके उनके जीन्स बायोटेक्नोलॉजी थ्रू इनमें इम्प्रूव करना, इन कुछ ऐसे प्लांट्स में रिप्लेस कर देना, ट्रांसप्लांट कर देना, जिसकी वजह से जो हमेशा इस्तेमाल होने वाली जो क्रॉप्स है जो प्रोडक्शन देती है, वही क्रॉप्स अब और बेटर प्रोडक्शन देना शुरू करेगी या देगी. सो मे बी ऐसा कहा जाता है कि इस जीनोमिक्स का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर फील्ड में टू इम्प्रूव द क्रॉप प्लांट को किया जाता है. मे बी टू हैव एंड केप द ह्यूमन हेल्थ इज इन अ बैलेंस, और मे बी सिक्योर. अगर ह्यूमन हेल्थ में कुछ डिसीजेस, डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसीजेस, या हमने कहा है कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स है जो जीन थेरेपी से एक्यूरेट किए जाते, रिपेयर किए जाते हैं, तो फॉर दैट मे बी जीनोमिक्स इज अप्लाई. Then apply is in a livestock. Livestock, it means that these are those type of the living organisms which are used for the economic base. लाइवस्टॉक का मतलब होता है इसमें ऐसे एनिमल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, या ऐसे एनिमल्स होते हैं लाइवस्टॉक. स्टॉक यानी एक तरह का ग्रुप ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनमें ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक तरीके से हमें कुछ बेनिफिट देते हैं या इन इकोनॉमी अर्न करने के लिए हेल्प करते हैं. जैसे कि काउज है, बफेलोज है, मे बी गोट्स है, या मे बी हैंस है, कॉक्स, और मे बी ऐसे बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है विच आर डिपेंड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ द मे बी इकोलॉजिकल एरियाज. यानी जैसे हम कुछ फॉरेन कंट्रीज में बोलते हैं कि वहां पर पिग इस्तेमाल होते हैं, पिग इकोनॉमी बेस पर इस्तेमाल किए जाते हैं, कहीं पर ईगल्स. तो ऐसे अलग अलग जगह पर, या शिप्स, यैक्स, तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स है, इनमें जीनोमिक्स थ्रू स्टडी करके जीन्स ट्रांसप्लांट करना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को रिकवर करना और उन एनिमल से हायर एंड हायर इकोनॉमी अर्न करना. जिसमें मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी कि मे बी काउज या बफेलो जो होती है वो हाई मिल्चिंग एनिमल्स होती है, यानी सबसे ज्यादा दूध देती है, और उनके दूध पर कई सारी अलग अलग डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाई जाती है जिससे अच्छी खासी इकोनॉमी अर्न की जाती है.
दूध में हाईएस्ट कंटेंट ऑफ द प्रोटीन होता है, पर अगर ये हाईएस्ट कंटेंट ऑफ प्रोटीन और भी बेटर कंटेंट में और भी हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन में अगर बदल दिया जाए तो उस मिल्क को, उस दूध को और ज्यादा इकोनॉमी और ज्यादा अर्निंग हासिल होगी, या हम ऐसा बोल सकते कि उस तरह की मिल्क को मार्केट में अच्छी खासी डिमांड होगी। तो मैं भी इस तरीके से कुछ ऐसे जीन्स है जो ऐसी मिल्चिंग एनिमल्स में अगर ट्रांसप्लांट कर दे तो वो ज्यादा से ज्यादा यूरेसियसली बोल सकते, ज्यादा से ज्यादा ग्रेजिंग करती है, खाना खाती है, और जिससे उसकी बॉडी में ये जीन्स ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनाना शुरू करता है, जिसकी वजह से दूध और गाढ़ा और हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन का हो जाता है। सो हैव एन हायर इकोनॉमी। सो इस तरीके से कई सारी ऐसी लाइफ स्टॉक एनिमल्स में भी जीनोमिक्स का अप्लाई किया जाता है। मे बी कई जगह पर हमने कहा है कि मे बी एग्रीकल्चर में जैसे कुछ ऐसे पुराने जीन्स है जो बदल के मोर डिजायरेबल जेनिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्रॉप को बदल के उसके और अच्छे से डिजायरेबल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना। मे बी इन फॉरेंसिक एनालिसिस में ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सी ऐसी लेबोरेटरीज है जिसमें कुछ ऐसे फॉरेंसिक केसेस होती है जिसे हम बोलते हैं कि कभी मर्डर हुआ है या कुछ डेड बॉडीज मिली है या कुछ ऐसे एक्सीडेंटल डेथ्स है, ऐसे सडन डेथ्स है जिनकी बॉडी का कोई अता पता नहीं है। तो मे बी थ्रू जीनोमिक्स उनके इस डेड बॉडी से सैंपल लेके स्टडी की जाएगी और उनका पता लगाया जाएगा, उनका एज क्या है, सेक्स क्या है, किस तरीके से इनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे, ये किस रीजन के है, कौन सी एनवायरनमेंट में इनका हैबिचुअल असेसमेंट होगा, या किस तरह की इनकी डाइटिंग होगी, या किस तरह का इसका एक बॉडी स्ट्रक्चर होगा, ये सब जेनिक बेसिस पर तय किया जा सकता है थ्रू ओनली अप्लाई द जीनोमिक्स। मे बी अगेन rather than it may be applied in medicines to have an basically the genes which are transplanted into the microbes and to have an prepared the various numbers of the enzymes which are followed in treatment medicinal basis of the fields, as well as also maybe in some of the disease and disorders, as well as to use in a regulation of our body activities or metabolism. Also to have and prepared the therapeutic proteins, यानी कई सारी ऐसी प्रोटीन्स है जो हम जान चुके हैं कि जीन से प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो कई ऐसी जीन्स है जो प्रोटीन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उन जीन्स को ट्रांसप्लांट कर दे तो उनसे एक अच्छी खासी बेसिक प्रोटीन्स बना के हमारे शरीर में फिर से अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अगर उन प्रोटीन्स का डेफिशिएंसी है तो उससे कंप्लीट किया जा सकता है, जिसे थेराप्यूटिक प्रोटीन्स कहा गया है। मे भी कई जगह पे तो बायोफ्यूल्स यानी कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनकी शरीर से मे बी माइक्रोब्स ईस्ट ऐसी जो इनके शरीर में ऐसे कुछ जीन्स अप्लाई कर दे तो जिनसे एक खास तरह का फ्यूल बनता है जो स्पेसिफिक फील्ड्स में ही इस्तेमाल होता है। सो इन दिस वे देयर आर मोर ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एन जीनोमिक्स। ओके, so we have to now completed at just an topic of the genomics. Just under the genomics, then we have to study it as now a new issue as the HGP, that is Human Genome Project. अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है उसका एक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। मे बी इंट्रोडक्शन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंसिडरेशन इज दैट देयर मे बी सम ऑफ द organization which are set up on the basis of the international administration or international level, means there are just participated over the 15 countries which are just have an higher scientific technologies, यानी 15 से ऊपर ऐसे बहुत सी कंट्रीज है जो एक साथ मिलजुल के एक इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसमें ऐसी कंट्रीज जो साइंटिफिक मैनर में या साइंटिफिक लेवल पर अच्छी खासी टेक्नोलॉजीज हासिल कर चुकी है या अच्छी खासी ब्रिलियंसी शोन कर चुकी है, तो ऐसे कंट्रीज के बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जो एक साथ मिलजुल के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं
इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत में भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैरी किया गया। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, तो जीनोम इज दैट देयर में बी एंटायर कंस्टिट्यूट ऑफ अ पर्सन और ऑफ अ ह्यूमन, और जिसे हमने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन अ पर्सन which are responsible for to inherit the characters or transmit the characters from one person to another. So there may be a project which are just carry, ऐसी एक प्रोजेक्ट कैरी की गई एज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जिसमें ह्यूमन के शरीर में टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, जो रिपीटेड जीन्स नहीं, स्पेसिफिक एक्यूरेट जीन्स कितने हैं, और एक्यूरेट नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितनी है, ये जस्ट है ना डिराइव करने के लिए या ये डिस्कवरी करने के लिए एक प्रोजेक्ट रखा गया जो 1990s में शुरू किया गया, तो 2003 में नियरली कंप्लीट हुआ ऐसा कहा जाता है। कम से कम ओवर 13 ईयर्स यानी 13 साल है, 13 साल से थोड़ा ज्यादा समय इसमें कंप्लीशन में लगा है, जिसमें कई सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जिसमें से इंडिया, जापान, रशिया, चाइना ऐसी कुछ ही खास कंट्रीज है जो 5 कंट्री इनमें दी गई है। इनमें से बहुत सारी और कंट्रीज भी इसके साथ जुड़ी हुई थी, जिसमें एचजीपी का एम क्या है या एचजीपी क्यों प्रॉपरली कैरी किया गया। हम जानते हैं कि देयर में बी सुप्रीम ऑन द अर्थ इज ओनली एंड ओनली ह्यूमन, एंड मे बी देयर इज नाउ इन जस्ट रिसेंट टाइम पीरियड more health aspects which are created, or some of the diseases, disorders, and some of the strategies which are just kept on a human genes, कि ह्यूमन जीन्स के ऊपर ही कई सारी स्ट्रेटेजीज रखी गई, कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स कैरी किए गए, कई सारी अलग अलग एस्पेक्ट्स ह्यूमन के ऊपर ही कैरी की जा रही है। तो रिगार्डिंग टू दैट, उससे रिलेटेड ही ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रखा गया। सो जिसका एम क्या है, तो कहा जाता है मे बी, जिसमें स्पेसिफिक एम जो बुक में दिए हमें वही लिखना है। मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, यानी ह्यूमन में जितनी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है उसका एक मैपिंग, एक काउंटेड नंबर निकालना, ये उसका पहला एम था। दूसरा, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन डाटाबेस, इस जीन से नाइट्रोजनस बेसिस से जो जो इंफॉर्मेशन हासिल हो रही थी वो एक रिकॉर्ड करे डाटाबेस की तरह, उसे हमेशा के लिए स्टोर रखे। देन टू डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ द डाटा, अगर ये इंफॉर्मेशन जीन्स, ह्यूमन की जीन्स से, जीनोम से ढूंढना है, तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का तीसरा एम ये था कि इसके लिए कुछ डिवाइसेस, टूल्स और टेक्निक्स भी नए सिरे से बनाई जाएगी, निकाली जाएगी, ढूंढी जाएगी। Then transfer of the related technologies to the private sector such as industries, बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसमें यह प्राइवेट सेक्टर है, जहां पर इस तरीके से बहुत से ह्यूमन जीनोम पर रिसर्च या कुछ ऐसे डिस्कवरीज हो रही थी, उनके लिए ये टूल्स, टेक्नोलॉजीज उनमें बांटे जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। ये उसका चौथी एम थी। पांचवी एम है टेकिंग केयर ऑफ लीगल, इथिकल, सोशल इश्यूज विच में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। जैसे ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो धीरे धीरे लोगों में बोल सकते क्या, धीरे धीरे साइंटिफिक डिपार्टमेंट में कई सारी इश्यूज फॉर्म हो गई, कई सारी इसके बारे में गलत या कुछ सही ऐसी चीजें फैलना शुरू हो गई। तो पहले से ही इस प्रोजेक्ट ने पहले से ही लीगल तरीके से, इथिकल और सोशल तरीके से इस इश्यू को, इस प्रोजेक्ट से अराइज होने से पहले से रोक दिया, पहले से सारी चीजें क्लियर करवा दी, पहले से इसके बारे में साफ साफ जो भी होना था उसके बारे में उन्होंने पहले से ही सभी डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी पहुंचा दी थी। ये उसका एम थी, यानी जानकारी पहुंचाना, ये उनके पहले एम्स थे। इन्हीं एम्स के थ्रू धीरे धीरे उन्होंने वर्किंग शुरू किया। जब ये एचजीपी पर एक तरह से एक खास वर्किंग शुरू हुआ, और ये एक दिन, 2 दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ महीने वाला नहीं था, तो ये कुछ सालों वाला प्रोजेक्ट था, जिसको हमने कहा कि कम से कम 13 ईयर्स लगे हैं। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने बड़े टाइम पीरियड पे कैरी करने के लिए बायोलॉजी में एक तरीके से नई हलचल शुरू हो गई, एक नए फील्ड का निर्माण हुआ, ऐसा माना गया, जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा गया।
तो कभी कभी आपको व्हाट इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स पूछा जाएगा। तो इट इज वन ऑफ द न्यू फील्ड और न्यू एरिया विच आर डिस्कवर्ड इन बायोलॉजी इन विच देयर में बी पुट फॉरवर्ड HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज द स्टडीज और मे बी टू नो दैट द इंफॉर्मेशन which are related to genes or genome of a human. Then there may be why the HGP which can be put forward on the level of the project, कि प्रोजेक्ट लेवल पर HGP क्यों फॉलो किया गया, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर कभी 2 मार्क ले 1 के मार्क के लिए पूछा गया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ HGP, तो जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि सच HGP which can be helps to researchers learners to know or understand the blueprint in building and constructing the human genome। यानी ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि उसकी एक छवि, उसकी एक प्रिंट, किसकी, ह्यूमन की। तो ह्यूमन की एक प्रिंट या छवि मतलब क्या, तो टॉप टू बॉटम जब ह्यूमन बनता है तो टॉप टू बॉटम ह्यूमन को जन्म लेने के लिए, बनाने के लिए ईच एंड एवरी जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी देयर आर टोटल नंबर ऑफ जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू हैव एंड बिल्डिंग अ ह्यूमन। सो उसे उसने ब्लूप्रिंट कहा है। तो जो भी रिसर्चर्स है या लर्नर्स है उन्हें इस HGP से उसका, उस ह्यूमन का एक ब्लूप्रिंट पहले से ही पता होना चाहिए। As researchers learn more about the functions of genes and proteins, this knowledge. So ऐसा बोल सकते हैं कि रिसर्चर और लर्नर को एक खास बेसिक नॉलेज हो जिसके तहत ये पता चले कि स्पेसिफिकली यही जीन्स, यही प्रोटीन्स बनाती है, यही जीन्स, यही एंजाइम्स, हार्मोन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन में यही लाइफ प्रोसेसेस कैरी होती है। देन मेजर इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। इसका एक सही इम्पैक्ट यानी एक सही इफेक्ट इस HGP का मेडिसिनल फील्ड पर होगा, बायोटेक्नोलॉजी पर और लाइफ साइंस पर, जिसकी वजह से अपने आप में अगर इस ह्यूमन की ईच एंड एवरी जीन्स के बारे में पूरा डाटा मिल जाए, पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसका फंक्शन मिल जाए, उसका पूरा रोल पता चल जाए, तो इजीली मेडिसिन में कोई भी मेडिसिन बनाना इस अकॉर्डिंग टू जीन्स इफेक्ट पर वो इजी हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी थ्रू ह्यूमन के जीन्स किस तरीके से, किस पार्ट में, किस टिश्यू से, किस ऑर्गन में ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, ये पहले से ही सोचना इजी हो जाएगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइफ साइंस यानी हमारी इस लाइफ साइंस में ह्यूमन की ईच एंड एवरी कैरेक्टर के बारे में थ्रू जीन्स पढ़ना इजी हो जाएगा। तो इस वजह से HGP बहुत इंपॉर्टेंट है। देन HGP एक्चुअली क्या है, HGP इज HGP दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इट इज एन वन ऑफ द प्रोजेक्ट इन विच टू हैव एन डिस्कवर्ड, सो देयर मे बी discovery of HGP. So discovered as an accurate number of the nitrogenous base pairs or nucleotide base pairs which are found in a human. So consideration is that there may be the consideration is that there may be the 3 billions nucleotide base pairs which are found in a human, as well as on the basis of such a 3 billions of a nitrogenous base pairs accurate number of genes which are calculated, just assort some of the similar genes, जो similar genes है उसे हटा के अगर काउंट किया जाए तो on an average accurately found of the 33,000 genes which are actual found in a body, and there may be allelic pair or maybe there is similarities of an similar repeated number of the genes are to be is in a billion numbers of, or the maybe many numbers which are in found. Consideration first has to be the 1,50,000 genes initially found in a human body, but accurate study says that there may be only 33,000 genes are found in accurately in a human body, in a human body। एक इंसान में 33,000 इतने जीन्स ही पाए जाते हैं, और इनमें से 33,000 जीन्स की अगर नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग निकाली जाए तो वो 3 बिलियन काउंट की गई है। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ एन HGP। देन HGP का एप्लीकेशन क्या है, जिसे एप्लीकेशन अगर पढ़ेंगे हम तो मे भी एप्लीकेशन कभी कभी 2 मार्क्स के लिए, कि हमने कहा है पहले से ही कि जीनोमिक्स के थ्रू HGP पढ़ रहे हैं, तो जीनोमिक्स थ्रू HGP अगर नोन हो गया है तो अकॉर्डिंग टू दैट देयर में बी
more and more discoveries in a human genome as well as related to discovery which are followed in some another type of the living organisms. So there may be in between human and the other living organisms have a comparative study. So in this way there may be some of the genes if similar which are found in another type of the cell, bacteria, or maybe the microorganisms or another living organisms. So there may be easy to transplant a transplant as well as share the genes in between the human as well as the another type of the living organisms, as maybe yeast, fungus, bacteria, E. coli, some another nematodes, maybe some another type of the protozoans. So in this way some there are a number of the applications which are followed according to on the basis of the type of the living organism. तो इस तरीके से ह्यूमन के जीन्स और कई सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीन अगर सिमिलर है या सिमिलरिटी में रोल प्ले करते हैं तो ये जीन्स एक दूसरे में ट्रांसप्लांट करके कई तरह की नई नई प्रोटीन्स ह्यूमन से नहीं तो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी बनवाई जा सकती है। कई सारी ऐसी सब्सटेंसेस जीन से फॉलो करके जीन थेरेपी अप्लाई की जा सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर एक्यूरेट किए जा सकते, करेक्ट किए जा सकते। इस तरीके से डे बाय डे टू हैव एंड डिस्कवर्ड द नंबर ऑफ द applications which are formed on the basis of the HGP. Then next issue is that some another part which are given in our book, that may be just a page number on 89. There may be gives us to be the 4.17 as a table. may be carefully read. उसमें आपको इस टेबल को केयरफुली रीड करना है। इसमें ह्यूमन के साथ साथ कई अनादर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, जिसमें उनका क्रोमोसोमल नंबर भी दिया है, जिसकी वजह से हमें और मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। या कभी कभी अचानक से पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू, या अचानक से कोई ऐसा एक शॉर्ट बेस इशू या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से शायद ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द क्रोमोसोमल नंबर विच आर फाउंड इन अ राउंड वर्म और द ईस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया है कि राउंड वर्म में 12 क्रोमोसोम्स होते हैं, ईस्ट में 32 होते हैं। या ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीन नंबर विच आर फाउंड इन अ फ्रूट फ्लाई। सो देयर मे बी ओनली एंड ओनली 13,000 estimated gene numbers which are found in a fruit fly. So इस टेबल के बेस पर भी कई क्वेश्चन आंसर्स कैरी किए जा सकते हैं। ओके, then later on the last part of a lesson is the DNA fingerprinting. It is most important issue which are asked for the 4 marks or the 3 marks, rarely 2 marks. अगर 2 मार्क के लिए पूछा गया तो शायद ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सिर्फ आपको हेडिंग लिख के रखना है। मे बी आइसोलेशन ऑफ डीएनए, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, साउदर्न ब्लॉटिंग, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब, हाइब्रिडाइजेशन, फोटोग्राफी। इस तरीके से सिर्फ स्टेप्स के नाम लिख के रखना है फॉर द 2 मार्क्स के लिए। सो हियर व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इशू बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, पर सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे फिंगरप्रिंट क्या है या फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो आपको पता है कि बचपन से हमने थोड़ा बहुत सुना है, या फिर जैसे हम टीवी चैनल्स में या पिक्चर्स में वगैरह देखते हैं, या कुछ ऐसे सीरियल्स में देखते हैं कि कभी कुछ ऐसी फॉरेंसिक केसेस हो जाती है तो फिंगर्स की इंक प्रिंट ली जाती है, जिसे फिंगरप्रिंट कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारी उंगलियों पर एक खास तरह के सर्कुलर ओवल लाइंस बनी होती है, जिसे हम हमारे फिंगर का फिंगरप्रिंट कहते हैं। तो एज इमेजिनेशन कि जैसे हमारे फिंगर का प्रिंट है जो पूरी दुनिया में यूनिक माना जाता है, यानी सपोज टू बी कि मेरे फिंगर का जो फिंगरप्रिंट है ये कभी किसी दूसरे से मैच नहीं होगा, मेरे फिंगर का फिंगरप्रिंट यूनिक होगा। तो इसी बेस पर इसे फिंगरप्रिंट करके रिप्रेजेंट किया है। तो फिंगरप्रिंट एक इमेजिनरी वर्ड है। सो फिंगरप्रिंट मीन्स व्हाट, देयर मे बी जस्ट एन यूनिक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्सन। हर किसी पर्सन में, हर किसी ह्यूमन में
एक खास तरह का यूनिक जेनेटिक सेगमेंट होता है या यूनिक जेनेटिक मटेरियल होता है जो लाखों करोड़ों भी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसमें किसी दूसरे से कभी मैच नहीं होगा। तो उसे जस्ट इमेजिनरी वर्ड से कहा जाता है फिंगर प्रिंट। क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगर मेरी फिंगर की प्रिंट है तो ये किसी दूसरे की फिंगर से मैच नहीं होगी, मेरी फिंगरप्रिंट मेरे लिए यूनिक होगी। बिल्कुल उसी तरीके से मेरे शरीर में भी कुछ ऐसे जीन्स है, कुछ ऐसे नाइट्रोजीनस बेसिस है, सीक्वेंसेस है जो मेरे शरीर में ही पाए जाएंगे, मेरे लिए वो यूनिक होंगे, वो कभी किसी दूसरे के शरीर में नहीं पाए जाएंगे। वो जो यूनिक पार्ट है डीएनए का या यूनिक सेगमेंट है जीन्स का या नाइट्रोजीनस बेसिस का, तो उसी की बेस पर मेरी पहचान होगी। तो मे भी इस तरीके से एक वर्ड इस्तेमाल किया गया जिसको मैंने कहा है कि एक इमेजिनरी वर्ड है। सो पहले हम बोलेंगे कि व्हाट इज मीन एज द फिंगरप्रिंट। सो देयर मे बी यूनिक genetic constitution of a person which is not similar in another type of the humans or the comparatively the another persons is known as fingerprint। अब हमारे शरीर में हमने अभी कहा है थ्रू द HGP there may be consideration is that the 33,000 genes which are discovered in a person, 33,000 as the genes discovered in a person, or according to 33,000 genes there may be 3 billion nucleotide base pairings or nitrogenous base pairings. So there may be consideration is that all these 3 billion of a nitrogenous base pairing there may be some unique segment which is not similar in another type of the living organisms is called as to be the VNTRS। यानी हम जिसे फिंगरप्रिंट बोल रहे हैं वही एक सेगमेंट, वही एक नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग का जो भी एक लेंथ होगा, जितना भी नंबर होगा उसे कहा गया है VNTRS, जिसे लॉन्ग फॉर्म में वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स कहा जाता है, जो 1 मार्क के लिए हमेशा पूछा जाता है, कभी तो 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। मे बी कंसिडर ऐसा करते हैं कि ऑल लिविंग बींग्स और मे बी इन ऑल ह्यूमंस 19.9% nucleotide sequences are same in all persons, but retained as the 0.1% is the VNTRS, which is their unique fingerprint, which is not similar in another person or maybe just in their own familiar person। उसकी खुद के फैमिली में भी उसका भाई बहन जो भी पिता माता होगी उसमें भी ये जो 0.1% का VNTRS है ये सिमिलर नहीं होगा, और इस VNTRS की बेस पर ही उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। सो व्हाट इज द एम ऑफ एन DNA fingerprinting? तो मे बी सच अ टाइप ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड द DNA fingerprinting। सो इसी VNTRS के बेस पर या फिंगरप्रिंटिंग की बेस पर एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई प्रोसेस इवॉल्व की गई है इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसे DNA फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। सो व्हाट इज मीन एज टू बी द DNA फिंगरप्रिंटिंग? सो इट इज एज एन वन ऑफ द टेक्नोलॉजी और मे बी द प्रोसेस इन विच टू आइडेंटिफाई अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द VNTRS or maybe the unique genetic segment through a restriction polymerization analysis is known as to be the DNA fingerprinting as well as the DNA profiling। प्रोफाइलिंग का मतलब है उसके बारे में एक खास प्रोफाइलिंग मालूमात हासिल करना, उसके बारे में एक विशेष इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, तो उसे प्रोफाइलिंग कहा जाता है। तो यहाँ DNA के बारे में खास तरह की इंफॉर्मेशन यानी जो सिमिलर है वो उसके बारे में एक खास इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं या एक आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, लेकिन जो एक स्पेसिफिक यूनिक DNA सेगमेंट है उसकी वजह से उस पर्सन के बारे में एक यूनिक इंफॉर्मेशन या एक खास इंफॉर्मेशन क्रिएट करके उसकी एक अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो यहाँ पर DNA फिंगरप्रिंटिंग हमेशा आइडेंटिटी बनाने के लिए या टू आइडेंटिफाई अ पर्सन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। सो मे बी
या फिंगरप्रिंट जिसे हमने VNTRS कहा है, जो 0.1% सिमिलर नहीं होती, जिसमें कहा जाता है कि अनयूजुअल सीक्वेंसेस होती है जो 99.9% में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, जिनमें से कम नंबर भी बेस किया गया है कि 20 to 100 बेस्ट पेयर्स इसमें कम से कम होते, किसी में शायद 20 होंगे, किसी में 30, 40 या किसी में 100 भी हो सकते, किसी में 90s भी हो सकते हैं। बस इतने जो 20, 30, 40, 90 अप टू 100 जो भी बेस्ट पेयर्स होंगे वो सिर्फ अलग होंगे, जो कि दूसरे पर्सन में बिल्कुल भी पाए नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से ही इसे DNA फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है, जिसकी बेस पर ही उस पर्सन की आइडेंटिटी क्रिएट होगी या आइडेंटिफाई किया जाएगा। सो DNA फिंगरप्रिंटिंग की एक खास प्रोसेस दी है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है, कैसे किसी पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, या कैसे किस तरीके से किसी पर्सन की DNA से उसके बारे में यूनिक रिजल्ट निकाला जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन ऑफ द DNA। आइसोलेशन ऑफ DNA मतलब सबसे पहले हमें किसी पर्सन का DNA कहाँ से आइसोलेट, कहाँ से मिलेगा। तो मे बी डेड बॉडीज है या कई जगह पे ऐसी कुछ हादसे हो चुकी है, वारदात हो चुकी है, जहां पर सिर्फ हेयर्स मिलती है, स्किन मिलती है, या बॉडी के सेल्स या फ्यू टिश्यूज मिलते हैं, ब्लड मिलता है, सीमेन मिलता है, या फिर कुछ नेल्स मिलते हैं, या उनके शरीर का कुछ ऐसा फ्लूइड वहां पाया जाता है, तो मे बी उससे उसके DNA कैरी किए जा सकते हैं, तो उसे कहा जाता है आइसोलेशन ऑफ DNA। आइसोलेशन ऑफ DNA में हमेशा सबसे पहले सेल को डिराइव किया जाता है फ्रॉम ब्लड और ETC, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यानी जिसे एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कहा जाता है, ये अप्लाई किया जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन को काटता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को काटता है, और अंदर से DNA को अंदर ही अंदर फ्री करके बाहर अलग कर देता है, यानी सेल बर्स्ट होती है, न्यूक्लियस बर्स्ट होता है और DNA निकल के बाहर आता है। DNA निकल के यानी क्रोमोसोम्स निकल के बाहर आ जाती है, और इसे एक तरह की सेंट्रीफ्यूगल मशीन में जब रखा जाता है डाइल्यूट करके, तो उनमें से सारी हेवी वाली चीजें नीचे बैठ जाती है, और सिर्फ DNA का जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है वो ऊपर तैरते रहता है। उसे निकाल के जब फाइन फिल्टर पेपर से इसे छान लिया जाता है, तब हमें DNA डिस्कवर होता है, यानी अब हमें आइसोलेशन ऑफ DNA मिल चुका है। दूसरी प्रोसेस है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन है, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जिसे मे बी रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंटेशन, लेंथ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, जिसमें रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन यानी कई ऐसी कैची, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, सीजर एंजाइम्स होती है कई सारी, उस सीजर एंजाइम्स को, जैसे एंडोन्यूक्लियेजेस भी उसमें से एक है, इस DNA पर फॉलो किया जाता है, तो उनमें से इस तरीके से कई सारी छोटी छोटी टुकड़ों में अपने एक खास लेंथ में छोटी बड़ी टुकड़ों में ये अपने आप में खुद ब खुद बट जाता है। बटने के बाद इसे फिर फ्रेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं या रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन भी कहा जाता है, जिसमें इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से अलग अलग लेंथ की पॉलीमर यानी अलग अलग लेंथ के नाइट्रोजनस बेसेस के फ्रेगमेंट्स फॉर्म हो जाते हैं, जिस वजह से इसे रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंटेशन, लेंथ पॉलीमराइजेशन भी कहा गया है। तीसरे स्टेप से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले रॉड लगाए जाते हैं, और जिसमें एगारोस जेल उस डिवाइस में भर दिया जाता है और इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगाया जाता है। फिर उस एगारोस जेल में ये जो DNA की जो फ्रैगमेंट्स है, ये फ्रैगमेंट्स उनमें डाल दी जाती है, और एक तरीके से इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए यानी घूमने के लिए इलेक्ट्रिक करंट से इसे शुरू कर दिया जाता है। We know that DNA is the negative charge, so there may be specifically attract toward the positive charge, and through the agarose gel there may be just fragmentation into the single stranded DNA from the double stranded। जो double strand DNA होती है वो अपने आप में सिंगल स्ट्रैंड में सिंगल धागों में बट जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है वो अपने आप टूट जाती है। सो इस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये जो फ्रैगमेंट्स है, ये फ्रैगमेंट्स अपने आप में सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाते हैं।
चौथी दी है साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं एक इस तरीके से एक स्पेसिफिक पेपर होता है जिसे नायलॉन शीट या नायलॉन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है, या जिसे नाइट्रोसेलुलोज पेपर कहा जाता है, फिल्टर पेपर, ये इस्तेमाल करके उनके ऊपर यहाँ का जो रिमेनिंग सॉल्यूशन होता है जिसमें इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो इसके ऊपर डाल दिया जाता है। डालने के बाद ओवरनाइट या कुछ घंटों के बाद ये अपने आप में ये डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ये अपने ऊपर इस तरीके से खास अरेंजमेंट में सोख लेता है, अरेंज कर लेता है। देन फॉलो किया जाता है सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब, यानी अब एक तरह से एक इन्हीं की तरह एक कॉपी वाली या एक दूसरे तरह की डीएनए ली जाती है। तो वो डीएनए कहाँ से ली जाती है, कहा गया है कि मे बी कंसिडरेशन में एक बैंडेड क्रेट स्नेक है, यानी ऐसे एक स्नेक है जिसके शरीर पर बैंड्स बने होते हैं जो उसकी आइडेंटिफिकेटिव मार्क्स होती है। तो ऐसे स्नेक्स में से मेल फीमेल को चुना जाता है। मेल हमेशा XY क्रोमोसोम वाली होती है, मेल हमेशा XX क्रोमोसोम वाला होता है और फीमेल हमेशा XY क्रोमोसोम होता है। तो उसके शरीर के फीमेल बैंडेड क्रेट स्नेक की शरीर से उसका Y क्रोमोसोम निकाला जाता है। Y क्रोमोसोम को सिंगल स्ट्रैंड में बांट दिया जाता है और उसमें से VNTRS करके एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स उनसे निकाले जाते हैं, या उनकी कुछ ऐसे डीएनए प्रोब यानी उसकी एक अपोजिट वाली डीएनए तो उनसे निकाला जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होती है, लाइब्रेरी होती है एक साइंटिफिक मैनर पे एक लेबोरेटरी में इनकी कई सारी कॉम्प्लीमेंट्री यानी कई सारी कॉपीज बनाई जाती है और ये कॉपीज फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टेप में इनके ऊपर अप्लाई की जाती है। कौन, डीएनए प्रोब। अब डीएनए प्रोब इस वाली जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर ये पूरे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है जो अपने आप में अलग अलग तरीके से अरेंज हो चुके थे, इनके साथ ये डीएनए प्रोब उनके अनुसार जो डीएनए प्रोब उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में होंगे वो इस तरीके से अपने आप में ये डीएनए प्रोब हम रेड कलर से शो करेंगे, तो ये ब्लू कलर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बना के इस तरीके से वो डबल स्टैंडर्ड में फिर से आ जाते हैं। यानी एक हमारा बोलेंगे कि जो पर्सन का जो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड था वो और दूसरा स्नेक का डीएनए प्रोब दोनों एक दूसरे से इस तरीके से पेयरिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि उन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। जो एक ओरिजिनल वाला हमारा डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और एक दूसरा जो फीमेल बैंडेड क्रेट स्नेक से हमने डीएनए प्रोब लिया था, ये दोनों ने एक दूसरे से इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके एक हाइब्रिडाइजेशन शो किया है। अब इस हाइब्रिडाइजेशन में उनके एलेलिक पेयर्स बन चुकी है, नाइट्रोजनस पेयर्स बन चुकी है, तो इजीली फोटोग्राफी स्टेप में जो लास्ट में फॉलो की जाती है ये अपने आप में अपने कैरेक्टर्स को कलर्स में एक खास थिन फिल्म के ऊपर कलर बैंड में अपीयर करते हैं और इस कलर बैंड्स को वही नॉन पर्सन अच्छे से स्टडी करते हैं जिनको इनके बारे में अच्छी खासी ट्रेनिंग या इंफॉर्मेशन हासिल है। वो फिर इनके ऊपर से इन बैंड्स के ऊपर से तय करते हैं कि इस पर्सन में किस तरीके के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ये जीन्स शो कर रहे हैं और वही उसका एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन होता है। सो इट इज मे बी अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब लास्ट इश्यू इसके बारे में एप्लीकेशन ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस किस में इस्तेमाल होता है या कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बस यूं ही बनाई नहीं गई है, तो मे भी हमने पहले ही कहा कि फर्स्ट टू आइडेंटिफाई अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द जस्ट यूनिक सेगमेंट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ VNTRS। तो जिसमें कई ऐसी फॉरेंसिक साइंस है जिसमें कई सारी रेप केसेस को, रेप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या मर्डर केसेस को, मर्डर कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। मे भी कभी कभी ऐसा कि पेरेंटेज डिस्प्यूट होता है, यानी कई बार ऐसा होता है कि जो मेल फीमेल होते हैं उनमें इतने बड़े प्रॉब्लम समस्याएं निर्माण हो जाती है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे भी कभी एक दूसरे के बच्चे स्वीकार नहीं करते।
तो जिसे पेरेंटल डिस्प्यूज में मे बी चाइल्ड पेरेंटेज कहते हैं, कि वो बच्चा सचमुच उसी पिता का है या किसी दूसरे का है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी कभी कभी इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है, जिससे एग्जैक्ट उस बच्चे के डीएनए से पता चलता है कि क्या कैरेक्टर्स उसके डीएनए बता रही है, जीन्स बता रही है, क्या अगर उसी तरीके से उसके जो विक्टिम फादर है, जिसके ऊपर उसने अपने फादर का क्लेम किया है, उस बच्चे के फादर का, तो उस बच्चे के फादर के अगर जीन्स मैच होते हैं या मदर के जीन्स मैच होते हैं, तो जिसकी वजह से ये तय हो जाता है कि मे बी वो जो बच्चा है बिलोंग टू सच ए रियल फादर और रियल मदर। तो इस तरीके से कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड पेरेंटेज केसेस है जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प करता है। वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से कई सारी ऐसी पेडिग्री एनालिसिस है, कैट, डॉग्स, हॉर्सेस, वुमेन्स में, इसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कई सारी ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर कुछ ऐसे डिसीजेस है जो कभी क्यूर नहीं होते, तो वो किस वजह से कॉज होती, किस जीन्स की वजह से कॉज हो रहे हैं, इसको जानने के लिए, टू नो दैट, इसके लिए भी कभी कभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अप्लाई होती है। सो दैट आर द application of the DNA fingerprinting. So in this way we have to completed lesson number 4. Thank you.